नमस्कार प्यारे साथियों, कल हमने बात की थी पंचायती राज की क्लासेस के बारे में और आप सभी ने यहाँ पर बहुत सारे कमेंट किए और उन कमेंट ने जो मेरा एक उत्साह बढ़ाया है, उस उत्साह का ही परिणाम है कि आज से हम रेगुलर पंचायती राज की क्लासेस रखेंगे। 15 क्लासेस पंचायती राज की हो चुकी है और प्ले लिस्ट में आपको पंचायती राज के वीडियोस मिल जाएंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मेरा कहना मानकर कमेंट किया और बताया कि सर हम पंचायती राज की क्लासेस लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के कमेंट के मैं जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि उनके भी जवाब दे सकूं। तो बिल्कुल आज से आप तैयार हो जाइए। रोज शाम 6:15 पर पंचायती राज की एक क्लासेस आपको रोज यूट्यूब पर निःशुल्क मिलेगी और निःशुल्क ही पंचायती राज का पूरा सिलेबस रहेगा। मेरी जिम्मेदारी पढ़ाना है, आपको मार्गदर्शन करना है, आपका सिलेक्शन करवाना है। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आपको लगता है कि वे कोचिंग करने में असमर्थ है या वे सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है, तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और आपके कल के सम्मान से मुझे अनुभव होता है कि आप सभी लोग सिलेक्शन भी लेंगे और उन लोगों तक बातों को पहुंचाएंगे भी। प्यारे साथियों, हमने पंचायती राज की एक टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम था भारत में पंचायती राज का संवैधानिक विकास, जिसमें हम विभिन्न चीजों को पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने बात की थी यहाँ पर पंचायत सचिव के कार्यों के बारे में, पंचायत सचिव के बारे में। आज हम बात करेंगे न्याय पंचायत के बारे में और क्षेत्र पंचायत के बारे में। आप कहेंगे सर ये न्याय पंचायत क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में हमने सुना होगा, आपने अधिकांशतः सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे विभिन्न आप कोर्ट का नाम सुनते हैं या न्यायालयों का नाम सुनते हैं। तो ये न्याय पंचायत क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताइए। देखिए, चूंकि गांव वालों को शीघ्र और सस्ता अगर न्याय दिलाना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करने की जरूरत थी। 73वां संविधान संशोधन आया तो इसने बहुत सारी व्यवस्था पंचायतों के बारे में की। तो जब बहुत सारी चीजों के बारे में, यहां तक कि पंचायतों की आय के स्रोत के बारे में चर्चा कर दी, पंचायतों के अधिकारों के बारे में बात कर दी, उनके विषय के बारे में बात कर दी, तो फिर सीधी सी बात है कि गांवों के जो लोग हैं, जहां पर छोटे छोटे मामले होते रहते हैं, इन मामलों के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इनके लिए भी तो पंचायत का प्रावधान होना चाहिए। पता लग रहा एक छोटा सा मामला है, इसके लिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको न्याय भी बहुत टाइम में मिले। क्यों? क्योंकि केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इससे आपका भी समय यहां पर खराब हो रहा है और न्यायालय जाकर वहां पर अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था तो हो सकता है उसकी जगह पर आप अगर केस ले जा रहे हैं तो वहां पर केस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, जिसमें न्यायालय की कोई गलती नहीं है, लेकिन केस ही इतने ज्यादा है। तो इसके लिए क्या प्रावधान किया जा सके? तो हमारे संविधान ने 73वें संविधान संशोधन में ही एक प्रावधान कर दिया कि लगभग 3 या 4 पंचायतों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनाई जाएगी। जैसे पंचायत बनती है ना, आपकी एक पंचायत होगी, या आपके 2-3 गांवों को, छोटे छोटे अगर गांव हैं तो उन गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई होगी। ठीक ऐसी ही इन पंचायतों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बनाई जाएगी। तो हमने कहा कि ठीक है साहब, आप न्याय पंचायत बना दीजिए। न्याय पंचायत बन गई, लेकिन न्याय पंचायत बन तो जाएगी, पर प्रावधान इस बात का करना होगा कि इसमें सदस्य कौन होंगे। सीधी सी बात तो यह है ना। देखिए, पंचायत में तो ठीक है, आप मनोनीत कर सकते हैं, निर्वाचित कर सकते हैं, जो भी हम कह सकते हैं, यहां पर निर्वाचन होता है। लेकिन न्याय पंचायत के बारे में तो उसे ही होना चाहिए जिसको न्याय के बारे में कुछ जानकारी हो, जिसको जस्टिस के बारे में पता हो। तो इसके बारे में भी संविधान में प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कहा कि इसमें कुछ सदस्य तो मनोनीत किए जाएंगे और कुछ सदस्य रहेंगे निर्वाचित। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए। मनोनीत का मतलब ये है कि हमें लगता है कि यार वह व्यक्ति न्याय के बारे में अच्छा जानता है, तो जब न्याय के बारे में अच्छा जानता है तो सीधा उसे मनोनीत कर दिया जाए, यानी उसे डायरेक्ट रूप से चुन लिया जाए। उसका कोई निर्वाचन नहीं होना चाहिए। उसे बोल दिया गया कि आज से आप न्याय पंचायत के सदस्य हैं, उसको मनोनीत कर दिया गया। तो कुछ तो हो गए मनोनीत सदस्य। कुछ निर्वाचित सदस्य ऐसे
जिनका निर्वाचन होना जरूरी है, और इस तरीके से कुछ को मनोनीत किया जाता है और कुछ को निर्वाचित किया जाता है, यानी कुछ का इलेक्शन होगा और कुछ को डायरेक्ट रूप से मनोनीत कर दिया जाएगा। ये इस न्याय पंचायत के सदस्य रहेंगे। अब बात ये आती है कि इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। आपने न्याय पंचायत तो बनाई, लेकिन इसका अधिकार कहां तक रहेगा वो भी तो बताइए। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन कौन से मामले सुन सकती है, कहां तक के मामले सुन सकती है, फिर हाई कोर्ट कौन कौन से मामले सुन सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे मामले। तो इस तरीके से बात ये आती है कि न्याय पंचायत का अधिकार कहां तक रहेगा, इसका क्षेत्र कहां तक रहेगा। तो इसके बारे में भी 73वें संविधान संशोधन ने कहा कि जो छोटे दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं, उन छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों में अधिकार रहेगा न्याय पंचायत का। अब यहां पर दो शब्द है, एक तो रहे दीवानी मामले और एक है फौजदारी मामले। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। तो दो चीजें हम समझेंगे, पहला दीवानी मामले, दूसरा फौजदारी मामले। जब आप भारतीय संविधान का गहनतम रूप से अध्ययन करते हैं तो हमारे संविधान में कुछ शब्द इतने अच्छे आते हैं जिनको समझने पर हमें बहुत ज्यादा महसूस होता है कि हमारा संविधान कितने अच्छे ढंग से लिखा गया। हमारे संविधान में हर एक चीज की व्यवस्था की गई। तो पहला है दीवानी मामले और दूसरा है फौजदारी मामले। देखिए, अगर मैं साधारण रूप से सीधे तरीके से बात करूं तो ऐसा कोई भी मामला जो कृषि से संबंधित हो, जो धन से संबंधित हो, जो ऋण से संबंधित हो, ऐसे मामले शामिल किए जाते हैं दीवानी मामले में। दीवानी का मतलब होता है सिविल की अगर हम बात करें तो जो दीवानी मामले हैं, दीवानी मामले में क्या शामिल करेंगे। आप मान लीजिए कोई श्रमिक है, उस श्रमिक से संबंधित कोई मामला हुआ, उससे संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हुई, तो वो मामला कौन सा बनेगा, दीवानी मामला। कृषि से संबंधित गांवों में छोटी छोटी समस्याएं बनती रहती है, वो दीवानी मामला हुआ। ऋण से संबंधित, ऋण का मतलब हम इसे साख भी कहते हैं, ऋण से संबंधित कोई समस्या हुई तो वो एक दीवानी मामला हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि वह मामला जो कृषि से संबंधित हो, ऋणों से संबंधित हो, यहां पर श्रमिकों से संबंधित हो, छोटे व्यापार से संबंधित हो, वो मामले आते हैं दीवानी मामले के अंतर्गत। और यहां पर इसका एक ही समाधान है कि उनके अधिकार उनको दे दिए जाए, उनके अधिकार क्षेत्र को दे दिया जाए। जैसे कि समझने का प्रयास कीजिए, दीवानी मामला कृषि से संबंधित है। अब कृषि में किसी की समस्या है कि भैया कृषि से संबंधित कोई समस्या उसे उत्पन्न हुई, तो वो क्या चाहता है, वो केवल इतना चाहता है कि उसकी जो कृषि है, अगर उसमें कुछ समस्या उसे लग रही है तो वो कृषि क्षेत्र उसको दे दिया जाए, यानी उसका अधिकार उसे लौटा दिया जाए। तो हमें समझ में आ गया कि दीवानी मामला जिसमें कृषि हो गया, ऋण हो गया, व्यापार हो गया, श्रमिक हो गए, ये सभी चीजें आते हैं दीवानी मामले में। तो फिर फौजदारी मामले क्या है। फौजदारी मामले का सीधा सा मतलब यह है, जो क्रिमिनल मामले होते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं, जिन्हें हम छोटा बहुत आपराधिक रूप से लिए मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं फौजदारी मामले। तो जब आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में इन चीजों को पढ़ते हैं तो वहां पर इन मामलों की बहुत बृहद तरीके से चर्चा होती है, बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा होती है कि कौन सा दीवानी मामला है, कौन सा फौजदारी मामला है। फौजदारी मामले का सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर दंड का प्रावधान होता है। यहां पर अधिकार क्षेत्र आप दे रहे हो, यहां पर क्या करेंगे, दंड देंगे। लेकिन यहां पर मामला कैसा हो सकता है फौजदारी मामले में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को धमकी दे दी तो वो फौजदारी मामले के अंतर्गत आएगा। किसी ने चोरी की है तो वो फौजदारी मामले के अंतर्गत आएगा। छोटी मोटी जो गांवों में किसी छोटे मोटे झगड़े में चोट लग गई तो वो कहां पर आएगा, वो आएगा फौजदारी मामले में। तो हमारे संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसने क्या कहा कि छोटे दीवानी और फौजदारी मामले देखना है, क्योंकि फौजदारी मामले में बहुत बड़े पैमाने पर चीजें आती है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो छोटे मोटे हैं, जो गांवों में हम निपट सकते हैं, केवल उन मामलों को देखना है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि न्याय पंचायत केवल छोटे दीवानी और फौजदारी मामले देखेगी। और यहां पर दंड स्वरूप इतना तक विवरण किया गया कि दंड स्वरूप केवल 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का दंड का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखना, न्याय पंचायत से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस बात को समझिए। पहली बात तो ये आएगी, शायद हम यहां पर, हाँ ठीक,
न्याय पंचायत की अगर हम बात करें तो पहली बात ये प्रश्न पूछा जा सकता है केवल न्याय पंचायत से संबंधित कि जो न्याय पंचायत है, ये न्याय पंचायत किससे मिलकर बनती है? तो 3 या 4 पंचायतों से मिलकर न्याय पंचायत का गठन होता है। इसके सदस्यों को किस तरीके से यहां पर चयनित किया जाता है? तो ध्यान रखना, कुछ सदस्य मनोनीत, कुछ निर्वाचित होते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि न्याय पंचायत कितने रुपए तक का दंड लगा सकती है? तो ध्यान रखना, केवल 50 रुपए से 1000 रुपए तक का दंड का प्रावधान कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये केवल छोटे दीवानी और फौजदारी मामले देखती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं या पटवारी में भी जो जीएस वाला टॉपिक है, जहां पर पॉलिटी का जो सेगमेंट है, वहां पर अब आपको दीवानी और फौजदारी मामले समझने में समस्या नहीं आएगी। मेरी क्लास का यही फायदा है कि मैं उन अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा करता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और अभी भी वक्त है, पढ़ लीजिए। महाकवि दिनकर ने कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अभी चूंकि आपको पता है कि किसी वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए आप तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप तैयारी में जुट जाएंगे, लेकिन उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको लगेगी कि यार गलती तो मेरी है नहीं, आप बहाने बनाने लगेंगे। जबकि सफलता के लिए केवल उस समय तैयारी जरूरी नहीं है, तैयारी आपको उन समय करनी होगी जब किसी को पता ही नहीं है कि यार अब तैयारी करना है। तो इसलिए थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कीजिए, इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, तैयारी में लग जाइए, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लीजिए। न्याय पंचायत के बाद हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत समिति के बारे में। तो हमने देखा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इन विभिन्न पंचायतों के बारे में देखा, लेकिन एक समिति है जिसका नाम है क्षेत्र पंचायत समिति। पहली बात तो यह है कि क्षेत्र पंचायत समिति का काम क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है? तो जो ग्राम है, ग्राम व जिला स्तर के बीच इन विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं क्षेत्र पंचायत समिति। और इसका गठन इसलिए किया जा सकता है ताकि गांव और जिला के मध्य पूर्ण रूप से समन्वय हो सके। अब आप कहेंगे सर ये समन्वय कैसे होगा, उसके बारे में समझाइए। जैसे एक बात समझिए, आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले व्यक्ति हैं और आपको कभी शहर में कोई काम पड़ता है या आप कभी पढ़ने गए होंगे, तो हो सकता था आपके गांव का परिवेश थोड़ा अलग हो। वहां पर व्यक्तिगत रूप से आप, अगर हम समाज में बात करें तो वहां पर लोगों का कुछ अलग मनोदशा होगी, वहां पर बात करने का तरीका अलग होगा। लेकिन शहर में जाते ही आपको पता लगा कि यार यहाँ तो कोई सामाजिक रूप से वो चीजें मिल नहीं रही जो गाँवों में देखने को मिलती थी। वहां पर पूरा पहनावा चेंज है, वहां की पूरी भाषा चेंज है, वहां पर हर चीजें आपको चेंज लग रही है। ठीक है, ऐसे ही सिटी के व्यक्ति को हम ले लेते हैं। कोई शहर का व्यक्ति है, गांव में आता है और उसको लगा कि यार यहाँ का तो पूरा माहौल चेंज है, पूरा जो वातावरण है वो चेंज है। तो फिर इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न होगा। अब इसके बीच समन्वय कैसे हो, इसका क्या कार्य हो सके? तो इसके लिए क्या होता है कि अगर कोई गांव का व्यक्ति है, उसका कोई शहर का मित्र है, पहले से ही कभी मुलाकात हुई, कभी जान पहचान हुई, तो वो उसे बता सकता है कि देखिए शहर का थोड़ा सा ये मामला है, इस तरीके से आपको रहना है, ये चीजें हैं। तो वे वहां पर अच्छे तरीके से रह सकता है, वहां पर लोगों के साथ एक कह सकते हैं बॉन्डिंग बिठा सकता है, अच्छे से बात कर सकता है, अच्छे से रह सकता है। वहीं शहर के व्यक्ति को ये गांव का व्यक्ति बता सकता है कि आपको गांव में ऐसे रहना है, ऐसे बात करनी है, इन चीजों का कहां तक प्रयोग करना है, ये सभी चीजें। यानी जब दोनों लोग मिले, एक शहर का और एक गांव का, तो समन्वय दोनों के बीच हुआ। शहर वाले को गांव में रहने में समस्या नहीं और गांव वाले को शहर में रहने में समस्या नहीं। तो ठीक ऐसे ही यहां पर क्या होगा कि ग्राम और जिला स्तर के बीच अगर किसी समिति का गठन हो जाएगा तो गांव की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और जिले की समस्या भी समाप्त हो जाएगी और दोनों के बीच अच्छे तरीके से समन्वय हो जाएगा, क्योंकि दोनों का होना ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है और खाना नहीं है, तो फिर क्या मतलब? और आपके पास बहुत खाना है, पता लग रहा है विश्व की सबसे अच्छी मिठाई आपके सामने रखी और आपका पेट यहां तक भरा हुआ है, यहां तक आपने पहले ही खा लिया था, तो भले ही वो मिठाई रखी है उसका भी कोई मतलब नहीं। यानी भूखे पेट रहना और खाना नहीं है तो भी मतलब नहीं, और खाना है और पेट भरा हुआ है तो भी उस खाने का मतलब नहीं। मतलब कब होगा? जब भूख भी रहेगी और खाना भी रहेगा, तब दोनों में अच्छे से समन्वय हो सकेगा। तो ठीक यहां पर क्या है कि क्षेत्र पंचायत समिति का गठन किया जाता है
ताकि गांवों के बीच और जिला स्तर पर दोनों के मध्य अच्छे तरीके से समन्वय हो सके। ये जो समिति होती है ना, इस समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो हमारे जो सरपंच साहब होते हैं, ये सरपंच इन समितियों के सदस्य होते हैं। लेकिन बात ये आती है कि सर वो तो ठीक है कि सदस्य इसके ये रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष के लिए जो सदस्य रहेंगे, यानी कि जितने भी सरपंच होंगे इस क्षेत्र पंचायत समिति में, ये सरपंच उस अध्यक्ष को चुनते हैं। अब चूंकि जनता उस अध्यक्ष को नहीं चुन रही, सरपंच उनको चुन रही, इसका मतलब निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा। इसलिए ध्यान रखना कि क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य तो सरपंच होते हैं, किंतु इसके अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि हमें यह तो पता है कि क्षेत्र पंचायत समिति में सरपंच को सदस्य बना दिया जाएगा, किंतु हमें यह नहीं पता कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे हुआ। तो हमें पता लगा कि सरपंच ने ही अध्यक्ष को चुन लिया, इसलिए यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक परिणाम है। फिर बात आती है इन क्षेत्र पंचायत समितियों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष तक यह समिति कार्यरत रहती है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है, और इसके पहले अगर इस समिति को भंग कर दिया जाता है, यह समिति नहीं रह पाती, तो 6 माह के अंदर फिर से इसका चुनाव कराया जाता है, फिर से सरपंच इसके सदस्य बनते हैं और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पुनः आप लोगों ने जो पिछला जो वीडियो था जिस पर कमेंट किया, आपने बताया कि हम पंचायती राज पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आज का वीडियो लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।